हेलो फ्रेंड्स, एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा लास्ट वीडियो एनपीएस निवेश के ऊपर था। आप चाहे तो हमारे दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये दोनों का कंपैरिजन करेंगे और कुछ कैलकुलेशन से आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा आपके लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि एनपीएस के अंदर काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन है कि जो 40% अमाउंट एन्युटी में हम डाल रहे हैं उसका हिसाब किताब कैसे होता है, या फिर एन्युटी के बाद अगर हम चाहे तो 40% पैसा हम उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्लियर कट मेंशन किया है कि 40% पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा। आप वो किसी भी हालत में एन्युटी के अलावा वो पैसे को आप उठा नहीं सकते। मतलब कि आपको कंपलसरी एन्युटी में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें। तो हम देखते हैं कि जो टैक्स बेनिफिट मिलता है वो और एनपीएस में इन्वेस्ट करना, वो दोनों में से आपके लिए कौन सा फायदेमंद रहेगा। एक एनपीएस कैलकुलेटर है। तो हम मान लेते हैं कि आप मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट लेते हैं, मतलब आप 1 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो 1 लाख रुपए के लिए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास 70,000 रुपये बचेंगे, क्योंकि 30,000 रुपीज आपको तो कंपलसरी टैक्स देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनपीएस के अंदर आपके कितने रिटर्न बनते हैं। तो 1 लाख के हिसाब से पर मंथ आपको 8,333 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो रिटर्न है वो 10% मिलेगा, तो आपका जो कॉर्पस टोटल कॉर्पस है वो 1,89 लाख के आसपास बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक अलग से एक्सेल शीट में लिख लेता हूँ। तो ये आपका हो गया 1,89 लाख। अब मान लीजिए कि आप एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट ना करके आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका 30% तो कंपलसरी टैक्स लग रहा है। मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि आप 30% टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हैं। अगर आप 20% टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हैं तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन 5 साल या 10 साल के बाद आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आ ही जाएंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 30% कैलकुलेट करके चल रहा हूँ। तो आपके 30,000 रुपये तो सीधे सीधे टैक्स कट गए। तो अभी आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ 70,000 रुपये बचे हैं। तो 70,000 डिवाइड बाई 12, तो आप पर मंथ 5,833 रुपीज म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा कॉर्पस जो बना है वो कम बनेगा। ऑब्वियसली आप कम इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कॉर्पस कम बनेगा। अब मैं यहाँ पे एक एजम्पशन कर रहा हूँ कि एनपीएस के अंदर आप 10% के आसपास रिटर्न कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप इक्विटी में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आप यहाँ पे 12% रिटर्न कमा रहे हैं। और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करते हैं तो 12% के आसपास रिटर्न आराम से कमा सकते हैं, अगर आपने सही म्यूचुअल फंड का चुनाव किया है तो अभी आप देख सकते हैं कि आपका जो टोटल कॉर्पस बन के आ रहा है वो 2 करोड़ के ऊपर आ रहा है। अब आपको ये पैसे टोटल ऐसे के ऐसे ही नहीं मिलेंगे, इसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, जो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मैं यहाँ पे अमाउंट एंटर कर देता हूँ, 2,05,90,000। मैंने थोड़ा राउंडिंग किया है। अब मान लेते हैं इसके ऊपर 15% तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो आपका टैक्स आफ्टर टैक्स आपके पास सिर्फ 90% अमाउंट ही बचेगा, क्योंकि आपने 10% टैक्स पे कर दिया है। आपके पास जो अमाउंट बचा वो है 1,85 लाख रुपीज। अब आप यहाँ पे कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे जो अमाउंट था वो 1,89 लाख थे, और यहाँ पे जो आपका अमाउंट है वो 1,85 लाख है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अमाउंट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब सिर्फ आप 5 लाख रुपए का ही डिफरेंस आ रहा है। लेकिन आपके पास यहाँ पे जो पैसा है टोटल आपके पास 100% अपने हाथ में ही रहेगा। आपको कोई भी एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट करना नहीं है। अगर आप एनएसडीएल की साइट पे एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर में यहाँ पे क्लिक हियर करेंगे तो कुछ इस तरह से सीआरए का होम पेज खुल जाएगा, जिसके अंदर आप अपना डिटेल डाल के चेक कर सकते हैं कि कितना एन्युटी मिलेगा। मैं यहाँ पे प्राइवेट से आपको यहाँ पे एनपीएस कॉर्पस टू बी यूटिलाइज फॉर परचेज ऑफ एन्युटी, तो यहाँ पे एन्युटी में कितना डालना है वो आपको डेटा एंट्री करना है। यहाँ पे इसका 40% होगा 4 इंटू अमाउंट 75,96,000 75,96,000। जैसे आप यहाँ पे सबमिट का बटन क्लिक करते हैं तो आपके पास ऐसा टेबल आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 5 टाइप के प्लान है। पहला है एन्युटी फॉर लाइफ, मतलब सब्सक्राइबर जब एन्युटी में इन्वेस्ट करता है तो उसको पर मंथ कुछ पेंशन मिलता रहेगा, उसके डेथ के बाद कुछ भी अमाउंट किसी को भी नहीं मिलेगा। सेकंड है एन्युटी फॉर लाइफ विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन डेथ, मतलब जब सब्सक्राइबर का डेथ हो जाता है उसको उसकी डेथ पे पूरा प्राइस वापस उसके नॉमिनी को मिल जाता है। तीसरा है एन्युटी पेएबल फॉर लाइफ विथ 100% एन्युटी पेएबल टू स्पाउस ऑन डेथ ऑन एन्यूटेंट। ये प्लान के अंदर जो टोटल अमाउंट है वो सब्सक्राइबर के डेथ के बाद उसके स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ को मिल जाता है। तीसरा ऑप्शन है एन्युटी फॉर लाइफ विथ प्रोविजन ऑफ 100% ऑफ एन्युटी पेएबल टू स्पाउस ऑफ एन्यूटेंट फॉर लाइफ ऑन डेथ ऑफ एन्यूटेंट विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर। हस्बैंड और वाइफ दोनों को पेंशन मिलता रहेगा, और लास्ट सर्वाइवर होगा उसके बाद पूरा अमाउंट जो है वो बच्चों को मिल जाएगा, मतलब कि नॉमिनों को मिल जाएगा।
तीसरा ऑप्शन है एन्युटी पेमेंट वुड बी मेड टू एन्यूटेंट एंड हिज हर स्पाउस थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम, thereafter this payout would be made to the subscriber's mother or father. On death of the father, purchase price would be refunded the annuitant's child or nominee. तो तीसरा ऑप्शन है उसके अंदर सब्सक्राइबर उसके स्पाउस के बाद उसके मदर फादर भी सर्वाइव कर गए तो उसको पेंशन मिलता रहेगा और उसके बाद पूरा पैसा है उसके चाइल्ड को मिल जाएगा। हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनी के पास ये प्लान अवेलेबल है। यहाँ पे बजाज, HDFC, तो ये तीनों के पास ये वाले प्लान तो अवेलेबल ही नहीं है। HDFC के पास ये 2 और एक तीसरा, ये 3 प्लान अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप पहला वाला चूज़ करते हैं तो आपका जो पेंशन अमाउंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा। बाकी जैसे जैसे ज़्यादा आप एडवांटेज लेते जाएंगे तो आपका जो पेंशन का अमाउंट है वो थोड़ा कम होता जाएगा। यहाँ पे हर एक प्लान अवेलेबल है, लेकिन इसका जो रिटर्न है वो HDFC के कंपेयर में बहुत ही कम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एन्युटी में जो आपके पैसे आ रहे हैं उसके ऊपर जो मिलने वाला रिटर्न है वो बहुत ही कम है। अगर आप चाहे तो यही पैसों को अगर FD में डाल देते हैं तो FD में आराम से 6% से लेकर 7% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे आपको एक रेगुलर इनकम मिलती रहेगी और वो पैसे आपके हाथ में ही रहेंगे। आपकी डेथ के बाद वो आपके बच्चों को मिलने के पूरे चांसेस है। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस था कि आपको म्यूचुअल फंड और NPS में दोनों के बीच में कंपैरिजन का पता चले। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने जो एज्यूम किया है कि आपका 2% म्यूचुअल फंड के अंदर ज़्यादा बन रहा है, एजम्पशन गलत भी हो सकता है क्योंकि NPS के अंदर भी आपका पैसा जो है वो इक्विटी के अंदर ही इन्वेस्ट हो रहा है। NPS के अंदर भी आपका रिटर्न ज़्यादा बन सकता है, लेकिन मैंने जो एनालिसिस किया उसमें देखा कि म्यूचुअल फंड में अगर हम थोड़ा सा रिसर्च करें और अच्छा फंड सिलेक्ट करें 2% आराम से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। जब आप रिटायर्ड होगे तो पूरा जो अमाउंट है वो आपके हाथ में रहेगा। यहाँ पे कुछ बेनिफिट या फिर पॉजिटिव पॉइंट भी अगर देख लेते हैं, पॉजिटिव पॉइंट ऐसे है NPS के अंदर आपको कंपलसरी 30 ईयर तक मतलब कि आपकी रिटायरमेंट तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो वो आपका एक डिसिप्लिन कंपलसरी फोर्सफुली बन जाएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं कभी भी वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, तो 30 ईयर का जो टाइम पीरियड है वो बहुत लंबा पीरियड है। पूरे लाइफ जर्नी के ड्यूरिंग आपको कोई भी कुछ स्थिति आई तो आप वो पैसा निकाल के कहीं यूटिलाइज भी करेंगे। इसीलिए आपका जो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए डिसिप्लिन चाहिए वो शायद आप वो पूरा जो कॉर्पस है उठा भी ले सकते हैं, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो ये चीज़ को भी आपको कंसीडर करना चाहिए। उस हिसाब से अगर हम देखें तो NPS में आपका सिक्योरिटी ज़्यादा रहेगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर आपका रिटर्न ज़्यादा बनेगा और पैसे आपके हाथ में रहेंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। आपको ये पूरा NPS और म्यूचुअल फंड के बीच का जो गैप है और कंपैरिजन है वो समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।